Hello everyone, welcome back to the channel. And in our today's video we are going to discuss the electricity. Okay, in prior videos we have already discussed about the how to organism reproduce and the carbon and its compound. So in our today's video we are going to deal with electricity. Okay, so this lecture is going to be one short lecture for the electricity, in which we are dealing with both the numerical part and the theory part. Okay, so if you are new on our channel, please make sure that you subscribe and like and share our videos. Okay, so I will not waste your time more, and let's get started. Okay, so here we start our chapter electricity. So here is our first definition that tells us about the current electricity. Okay, so there are two types of electricity called as charges at rest और charges in motion called as current और static electricity. चलिए एक एक करके डिस्कस करते दोनों है क्या. सबसे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी जो कि क्लास 10th में पढ़ना है वो क्या होता है. द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन इज कॉल्ड द करंट इलेक्ट्रिसिटी. ओके, ऐसा ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसमें डील करता है विद द स्टडी ऑफ चार्जेस इन द मोशन. ओके, यहाँ पे क्या रहता है ना, चार्जेस मोशन में रहते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी. यहाँ पे चार्जेस जो है कंटिन्यूसली मूव करें, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो कंटिन्यूस है. ठीक है, वो रुका हुआ नहीं है, एकदम इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो है कंटिन्यूस है, यानी कि वो फ्लो किए ही जा रहा है इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, इसकी रुकने की कोई गुंजाइश ही नहीं है यहाँ पे. ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप इतना आपको समझ में आया. अब देखो, इससे जो क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पे ना, क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर ये चार्जेस इन मोशन का बात कर रहा है तो क्या चार्जेस इस रेस्ट में भी कोई इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है. तो हाँ, यहाँ पे जो चार्जेस इन जो रेस्ट है, चार्जेस जो रेस्ट पे होती है ना, उसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी हमको मिलती है. ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सॉरी, चार्जेस इन रेस्ट जो रहता है, चार्जेस अगर रेस्ट पे है तो हमको स्टैटिक मिलती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. लेट्स सपोज हमने एक एक्सपेरिमेंट करते थे जब हम 6th-7th में थे. वो क्या रहता है ना, कॉम रहता था हम लोगों के पास, और उससे पेपर क्लिप्स को अट्रैक्ट करते थे, या फिर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स पे हम लोग उसको ट्राई करते थे, तो वो क्या करता था, अट्रैक्शन का काम करता था. सो वो जो इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे प्रोड्यूस्ड होती थी वो स्टैटिक थी. और इसको जो हम लोग डीप में क्लास 11th में पढ़ने वाले हैं, तो अभी जो क्लास 10th लेवल पे हम लोग सिर्फ करंट इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस करने वाले हैं. तो करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या था, एक ऐसा इलेक्ट्रिसिटी जो कि चार्जेस के मोशन से आए. अब चार्जेस की बात हो रही है तो अब ये चार्जेस बेसिकली होते क्या है, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस या फिर चार्जेस वो ऐसी प्रॉपर्टी है मैटर की, क्या बोलो, ऐसा प्रॉपर्टी है मैटर की जिसके कारण वो क्या कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है या एक्सपीरियंस कर सकता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स. सो इस चैप्टर में तो हम लोग इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, अगले चैप्टर में हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट्स के बारे में जानेंगे. सो अभी फिलहाल हम लोग इस चैप्टर पे कंसंट्रेट करने वाले हैं फॉर द किस पे कंसंट्रेट करेंगे हम लोग, जो कि इलेक्ट्रिक करंट पे है. ठीक है, जो कि चार्जेस प्रोड्यूस कर रहे. चार्जेस माने, चार्जेस जो है फंडामेंटल पार्टिकल्स है, किसी भी चीज़ों के फंडामेंटल पार्टिकल्स को चार्जेस बोलते हैं. अब देखो, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे सबसे पहले चार्जेस का जो एसआई यूनिट है वो कूलम होता है. एसआई यूनिट फॉर द चार्ज क्या है, कूलम. अब देखो, हमारे पास दो टाइप के चार्जेस पाए जाते हैं, एक पॉजिटिव हो जाता है, एक निगेटिव हो जाता है. अब पॉजिटिव चार्जेस का क्या काम है और निगेटिव चार्जेस का क्या काम है. सो जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं जनरली प्रोटॉन्स होते हैं. ठीक है, जनरली वो जो पॉजिटिव चार्जेस प्रोटॉन्स और निगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है, अब हमको पता है जैसे कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव. दीज आर टू फंडामेंटल्स, और इसी के कारण क्या होती है ना, इलेक्ट्रिसिटी बनती है. जो भी करंट इलेक्ट्रिसिटी है वो इन्हीं दो चार्जेस की मदद से होती है. ठीक है, किसी भी बैटरी में अगर जाओगे तो उसके दो पोटेंशियल को देखोगे बैटरी में, तो एक पोटेंशियल में तो पॉजिटिव होता है, एक में निगेटिव टर्मिनल होता है. क्यों होता है, क्योंकि एक तरफ से जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू करता है पॉजिटिव टू निगेटिव, तो करंट का डायरेक्शन किधर जाता है, निगेटिव टू पॉजिटिव. आगे जाके समझाता हूँ ये है क्या. ठीक है, अभी बस इतना ही जानो कि पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, निगेटिव चार्जेस होते हैं हमारे पास नेचर में, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. अब देखो, यहाँ भी मैंने लिख रखा है कि वो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. अब देखो, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन निगेटिव टू दैट ऑफ अ प्रोटॉन इज पॉजिटिव बट बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड. कहने का मतलब क्या है, अब देखो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सी बात कही कि देखो, चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन पे है, चार्ज इलेक्ट्रॉन पे और जो चार्ज प्रोटॉन पे है, दोनों में जो है दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, दैट इज 1.6. लिख देता हूँ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. दोनों तो सेम ही रहेंगे, है ना. बट चेंजेस यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे चेंजेस आएगा कि अगर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो उसको निगेटिव ले लेंगे, अगर वो प्रोटॉन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे पॉजिटिव लगा देते हैं. बस यहाँ पे क्या रहता है ना, इसके लिए हम जो इसका यूनिट है बस उसी को चेंज करते हैं, कहीं पे पॉजिटिव लगा रहे कहीं पे निगेटिव. इलेक्ट्रॉन्स की बात आएगी तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19, और ये माइनस इज नथिंग, बट वो हम लोग शो करने के लिए देते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन है. और पॉजिटिव के लिए हम कुछ नहीं लगाते हैं, क्योंकि हमको पता है अगर कुछ नहीं लगाते तो वहाँ पॉजिटिव रहता है, तो वो प्रोटॉन्स को ही शो कर देता है. ठीक है, प्रोटॉन्स को, सॉरी,
वो प्रोटॉन्स को ही क्या करता है, शो कर देता है। आई होप इतना क्लियर हो चुका है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब आगे मैं मूव करता हूँ और आपको एक एक चीजें और भी डीपली एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग को पता है कि कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं चार्जेस की, हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं और अभी भी हम लोग अच्छे से डिस्कस करते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती हैं चार्जेस की। अब देखो, जैसे कि हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा है कि जो लाइक चार्जेस होते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस जो अट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ पे बोलने का मतलब है कि अगर पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ रखोगे, निगेटिव निगेटिव के साथ रखोगे, तो ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। आप क्या करोगे, पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव रखोगे तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये शो क्या कर रहा है कि जब अनलाइक चार्जेस को एक साथ ला रहे हैं तो वो अट्रैक्ट करने का काम कर रहा है, वेयर सेम चार्जेस को ला रहे हैं तो वो रिपेल करने का काम कर रहा है स्टूडेंट्स। अब देखो आगे, अब देखो हम लोग को जैसे पता है कि केमिस्ट्री में पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यहाँ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसको बोलते हैं चार्ज को ना ही हम लोग क्रिएट करेंगे ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, करेंगे नहीं, कर सकते हैं, बस उसको ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर कर सकते हैं। मान लो कोई भी ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है ए पॉइंट पे, ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है बी पॉइंट पे, दोनों को मैंने एक स्ट्रिंग से या एक वायर से कनेक्ट किया, यहां से मैंने चार्जेस को फ्लो करवाया इसमें, ठीक है, हवा में नहीं फ्लो हुआ, वो इस स्ट्रिंग के थ्रू फ्लो हुआ चार्जेस, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक से दूसरे बॉडी में सिर्फ चार्ज को ट्रांसफर कर रहा हूं, यहां पे ना कुछ डिस्ट्रॉय हो रहा है ना कुछ बन रहा है। सो यहां का जो चार्जेस जो था वो इक्वल होगा एट पॉइंट बी। बोलने का मतलब है अगर मान लो 1 कूलम जितना चार्ज था एट पॉइंट ए, तो 1 कूलम जितना चार्ज ही जाएगा एट पॉइंट बी तक। आई होप इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया है। तो आगे मैं थोड़ा सा बढ़ना चाहूंगा क्योंकि ये छोटे क्लासेस की बातें हैं, फिर भी थोड़ी थोड़ी चीजें जान लेते हैं। आई होप कि आपको अभी कंडक्टर एंड इंसुलेटर नहीं बताना पड़ेगा क्योंकि आप इतने 10th में आ चुके हो, बट एक बार मैं फिर भी बता देता हूँ कंडक्टर क्या होते हैं। कंडक्टर इज अ सब्सटेंस दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, कर सकते हो जैसे कि आपका क्या हो सकता है कंडक्टर में, दैट इज मेटल्स, है ना, जिसमें क्या हो, इलेक्ट्रॉन का फ्लो ईजी हो, इलेक्ट्रॉन का फ्लो ईजी हो जाए। एक और चीज है इंसुलेटर, उससे पहले जानो सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सारी चीजें जो होती हैं वो क्या रहती है, उसमें कुछ हद तक आप इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हो टेम्परेचर वगैरह बढ़ाकर। इंसुलेटर जैसे कि नॉन मेटल्स वगैरह होते हैं, इसमें थोड़ा सा भी करोगे ना तो फिर ये काम नहीं आते, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, इसलिए हम इंसुलेटर का यूज नहीं करते। तो वही बताया कि दैट इज यहाँ पे चार्ज कंजर्व रह जाता है क्योंकि कहीं पे ना डिस्ट्रॉय हो रहा है कहीं क्रिएट नहीं हो रहा है, तो कहाँ जाएगा चार्ज, कंजर्व रहेगा। बात भी सही है। अब थोड़ा सा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जानते हैं। इलेक्ट्रिसिटी पता चल गई तो थोड़ी सी इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जानो, तो क्या होता है ये इलेक्ट्रिक करंट। सो इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। मान लो कि ये क्या है, मेरा एक कंडक्टर है, कंडक्टर से मैं क्या कर रहा हूं, पास कर रहा हूं इलेक्ट्रॉन्स को, एक पर यूनिट गिवन टाइम में कितना इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है वही मेरा इलेक्ट्रिक करंट को बताएगा। आई होप कुछ समझ में नहीं आया होगा, इसलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लो ये मेरा एक कंडक्टर है, 1 कूलम जितना चार्ज मैं इसे पास कर रहा हूं, 1 कूलम जितना चार्ज इससे पास कर रहा हूं, ठीक है, 1 कूलम जितना चार्ज इससे पास कर रहा हूं। अब ये जो 1 कूलम जितना चार्ज मैंने यहाँ पे पास किया है वो क्या है, कितने सेकेंड में पास करूंगा, पर यूनिट गिवन टाइम होना चाहिए 1 सेकेंड में। तो ये कहलाएगा 1 एम्पेयर जितना करंट, ठीक है, 1 एम्पेयर जितना करंट। अब ये है क्या, तो एक सेकेंड में मैंने एक पर गिवन टाइम, ये 1 सेकेंड को आप ऐसे मत समझो, आप पर सेकेंड को ये समझो कि ये जो है गिवन टाइम है, यूनिट टाइम जो है ये पर सेकेंड है, ठीक है। पर्टिकुलर एरिया इस कंडक्टर का है, मान लो कंडक्टर का एरिया हो गया एल, तो ये उसका पर्टिकुलर एरिया है। अब इसे पास कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स 1 कूलम जितना चार्ज। आई होप इतना क्लियर हो चुका है। तो अभी मैं आपको एक और चीज बता दूं कि देखो 1 इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के ऊपर कितना होता है चार्ज, 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। अब अगर हमको निकालना है कि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो आप क्या करोगे, 1/1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम इंटू 1 करोगे। क्यों, 1 कूलम जितना चार्ज है और ये एक इलेक्ट्रॉन्स पे इतना चार्ज है, इंटू 1 कर देते हैं, ठीक है, इतना आ गया। अब देखो ये 1 कूलम जितना चार्ज, इसे कैलकुलेट कर लो, तो 1 कूलम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10⁻19 बाई वॉट 1.6। फाइनली कैलकुलेशन करोगे तो 10⁻18 बाई 1.6 इंटू 10 कर दो। फाइनली जब कैलकुलेट करके आंसर आएगा 6.25 इंटू 10⁻18। ये जो है आपका फाइनल निकल करके आंसर आएगा। यहाँ पे ये जो है इसका फाइनल आपको आंसर निकल के मिल जाएगा कि 1 कूलम में जो है इतने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, कितने, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इसको याद रखो, मैंने आपको डेरिवेशन भी करके बता दिया, तो आई होप इसमें कुछ भी प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, ठीक है, मैंने डेरिवेशन भी बता दिया।
अब देखो इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे थे, तो इलेक्ट्रिक करंट जो है एक गिवन टाइम में कितना चार्जेस फ्लो करें वही इलेक्ट्रिक करंट है। तो इसको डिनोट करते हैं आई से, और ये हमको आई देता है क्यू अपॉन में टी। अगर आई निकालना है तो आई देते हैं हम लोग क्यू अपॉन में टी। ओके, तो आई क्या था, मेरा करंट था, आई था मेरा करंट, क्यू था मेरा चार्ज, टी था मेरा टाइम। ओके, टी था मेरा टाइम। सो ये देखो ये सारी इंटरलिंक्ड है, करंट है, चार्ज है, टाइम है, ये सारी इंटरलिंक्ड है एक साथ। तो इसे और भी डिराइव कर लेते हैं ना। अगर मैं बोलता हूं कि I इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी है, चार्ज करंट निकालने के लिए चार्ज बटा टाइम कर दो, तो टाइम निकालने के लिए चार्ज इंटू करंट कर दो। सिमिलरली अगर आपको चार्ज निकालना है, अगर आपको क्यू निकालना है तो क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी कर दो। तो ऐसे करोगे तो आपको आराम से मिल जाएंगे। ये सारी डिरिवेशन आप खुद याद निकाल सकते हो अगर आपको ये पता है आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। आई होप ये कंसेप्ट क्लियर है। तो अब मैं थोड़ा सा कुछ और बताना चाहूंगा कि क्यू जो स्टैंड करता है चार्ज के लिए। देखो इस चैप्टर में हम लोग चार्ज को क्यू से डिनोट करेंगे, करंट को आई से डिनोट करेंगे, उसके एसआई यूनिट जो है चार्ज का उसको कूलम सी से डिनोट करेंगे, आई का जो एसआई यूनिट है करंट का उसको एम्पियर से डिनोट करेंगे। याद रखो इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, अल्दाउ इसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है। इसके बारे में हायर क्लासेस में पता चलेगी क्यों ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अब देखो ऐसा यूनिट जो है इसका एम्पियर होता है करंट का, ये हम सबको पता है कि इसका जो ऐसा यूनिट वो एम्पियर होता है। क्वेश्चन आ जाता है कि 1 एम्पियर जितना करंट होता है क्या है, तो हम कहते हैं कि एक कंडक्टर लीजिए भैया, उसमें से 1 सेकंड के अंदर 1 कूलम जितना चार्ज को पास करो, यही मेरा 1 एम्पियर जितना करंट देगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो एक और बार सुनो, 1 सेकंड में 1 कूलम जितना चार्ज को एक कंडक्टर से पास करो, वही 1 एम्पियर जितना करंट है। आई होप अब तो क्लियर हो ही चुका होगा। तो चलो आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे ही एनिमेटेड और वीडियो लेक्चर देखने के लिए आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके, अब देखो अब यहाँ क्या बोल रहा है, 1 एम्पियर इज कंस्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ कूलम। ये सभी चीजें मैंने बता दिया कि 1 सेकंड में फ्लो करता है। ठीक है, ये कुछ कॉमन डिरिवेशन है, इसको आप देख सकते हो। हालांकि मैं आपको कुछ आधा चीजें बताता हूँ जो कि आपके कैलकुलेशन को और भी ज्यादा इजी बना देंगी। अगर हायर बुक सॉल्व करते हो तो वहाँ पे माइक्रो मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर का आता है। तो मैं बोलूँगा इतना थ्योरी मैंने लिख रखा है हालांकि, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि अगर 1 मिली एम्पियर की बात करें तो बोलना कि 10⁻³ एम्पियर जितना करंट होता है। और कोई बोले 1 माइक्रो एम्पियर का बात बताओ तो आप बोलोगे 10⁻⁻6 एम्पियर जितना करंट को हम लोग लाते हैं। ठीक है, अगर ये वैल्यूज पुट करोगे तो आपको मिली और मैक्रो का आपको रिलेशन मिल जाएगा। कहीं पे बोला कि हम आपको जो चार्ज है वो कूलम जो करंट फ्लो हो रहा है वो हम एम्पियर में ना देकर के हम मिली एम्पियर में देते हैं, या फिर आपको मिली एम्पियर में निकालने की जरूरत पड़ी तो आप क्या करोगे, तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे। मिली एम्पियर की अगर बात करी तो 10⁻³ एम्पियर, और माइक्रो एम्पियर की बात करी तो 10⁻⁻6 एम्पियर। ओके फाइन, लेट्स सी नेक्स्ट थिंग। अब देखो डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में बात किया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन द सर्किट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। ओके, हम सबको पता है जेन्युइन सी बात की। अगर देखो अब मैं क्या करता हूँ, आपके सामने एक छोटा सा इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रॉ तो नहीं करूंगा बट देख लो, ये बैटरी है मान लो, ये कोई एक मान लो एक सर्किट है। ठीक है, अब क्या कर रहा है, जब भी फ्लो होगा ना चार्जेस का फ्लो होगा, करंट का फ्लो, तो पॉजिटिव टू निगेटिव जाएगा। याद रखना करंट का फ्लो जो है पॉजिटिव टू निगेटिव है, बट कन्वेक्शनली जो है करंट का जो तुम्हारा डायरेक्शन है वो कहाँ रहता है, निगेटिव से पॉजिटिव। समझ में आया? पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ क्या होता है, करंट का फ्लो। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो तो करने लगता है इधर से इधर, ठीक है, पॉजिटिव टू निगेटिव जो है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने लगता है, लेकिन जो इसका रियल डायरेक्शन है ना वो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है। बहुत ही ज्यादा ये टर्म यूज होता है, कन्वेक्शनली होता है। ये कैसे होता है, कन्वेक्शनली होता है डायरेक्शन। ठीक है, उसको हम लोग अपोजिट ले लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मान लो कि डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किधर से हो रहा है, हमको पता है यूनिट पॉजिटिव से यूनिट निगेटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है। लेकिन जब करंट की बात करेंगे तो बोलेगा भाई साहब जो करंट का जो डायरेक्शन है वो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। इतना समझ में आया क्या? अगर इतना समझ में आ गया तो थोड़ा आगे चल सकते हैं और आपको और भी ज्यादा मदद मिलेगी आगे। ठीक है, चलो देखते हैं। तो ये मेरा ब्लैंक स्लाइड है, जरूरत पड़ेगा तो मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा। अभी थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस, अच्छा ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको ब्लैंक स्लाइड पे ही समझाता हूँ। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और ठीक है पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सीख लेते हैं उसके बाद और करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, हमको पता है हमारे पास कुछ ना कुछ चार्जेस होते क्यू। अब क्या किया हमने,
ये जो है ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ऑल इज अबाउट वर्क डन। अभी मैं बता देता हूँ आपको, इट इज ऑल अबाउट वर्क डन। एक बार इसका डिफिनेशन अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि द वर्क डन टू मूव what the work done to move the unit positive charge from infinity to एनी पॉइंट। इसको कॉपी में नोट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि बुक्स में जनरली नहीं दिया हुआ रहता है कि क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वर्क डन कर रहे हैं, जो मूव कर रहे हैं, जो वर्क डन कर रहे हैं किसको मूव करने में, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी भी पॉइंट पे। एक्सपेरिमेंटली इसको कन्वेंशनली समझो कि ये मान लो इन्फिनिटी पॉइंट है, ये इन्फिनिटी का साइन है बाय द वे, इसको इन्फिनिटी बोलते हैं। अभी क्लास 10th में हो तो इतना तो आता ही होगा। अब क्या कर रहे हैं ना, इन्फिनिटी से क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, और कैसा चार्ज है वो, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, उसको वहां से निकाल करके किसी पॉइंट ए पे ले आए। तो वो क्या हो गया, अब यहाँ पे लाने के लिए अपने आप तो ऐसे वेल्ले तो हो नहीं, आ नहीं जाएगा वेल्ले ही, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कुछ ना कुछ वर्क करते हैं, कुछ मेहनत करते हैं, कुछ काम करते हैं उसको यहाँ पे लाने के लिए, ये पॉइंट पे लाने के लिए। अब ऐसे उठाया हमने इन्फिनिटी से, ऐसे ही थोड़ी आ जाए, कुछ ना कुछ वर्क डन होता है। सो वही वर्क डन जो है, वर्क डन टू मूव द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वो क्या है हमारा, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बुक्स में इससे ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं आते हैं, लेकिन जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी से डिनोट करते हैं, ठीक है, डिफरेंस जिसको पीडी से डिनोट करते हैं, और पीडी से डिनोट करते हैं। तो अब देखो इसका जो कंसेप्ट है लगभग सिमिलर है इसके कंसेप्ट के साथ, ठीक है। देखो क्या हो रहा है इसमें भी, ये मान लो इन्फिनिटी है, पहले चार्ज को लाया किसी ए पॉइंट पे, और फिर जो है क्या किया, इन्फिनिटी से दूसरा चार्ज लाया किसी पॉइंट बी पे, तो दोनों के बीच का पोटेंशियल क्या हो जाएगा। उससे पहले मैं बता दूं कि ऐसा यूनिट जो है इसका, ऐसा यूनिट उसको बोलते हैं वोल्ट, ऐसा यूनिट जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का उसको बोलते हैं वोल्ट। अब क्या कर रहे हैं, अब दो पॉइंट पे हमने अलग अलग चार्जेस को लेके आए, ठीक है, अभी हमने दोनों चार्जेस को अलग अलग पॉइंट से लेकर के आए। तो अब हम बोल रहे हैं कि दोनों के बीच का ना मुझे डिफरेंस दो, तो मैं बोलूंगा कि दोनों के बीच का मुझे पोटेंशियल, दोनों जो है ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे पोटेंशियल बताओ। तो आप लोग बोलोगे बहुत सिंपल, यहाँ पे वी ए है, यहाँ पे वी बी है पोटेंशियल। तो बोलूंगा कि मेरा भी सिंपल सा फंडा है कि जिसका वी बी माइनस वी ए। अब पूछोगे कि वी ए माइनस वी बी क्यों नहीं किया, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप ऐसा कर सकते हो किस केस में, अगर वहां पे जो है क्या हो, वहां पे जो है जो भी जहां पे जो चार्जेस जो है जो हाई होगा, जहां का पोटेंशियल हाई है, जहां का पोटेंशियल हाई रहेगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल को माइनस कर दो, तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया है। तो आप वी बी माइनस वी ए करो या वी ए माइनस वी बी, इट डज डिपेंड्स अपॉन यू कि कहाँ का कहाँ पे दिया गया है पोटेंशियल ज्यादा, ठीक है। यही था पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का पूरा चार्ज। अब इस स्लाइड्स पे मैं थोड़ा सा थ्योरी में बता देता हूँ, जो कि आपके बुक्स में लिखने के लिए बहुत ही ज्यादा दिए हुए रहते हैं, और आपके एग्जामिनेशन में भी इससे क्वेश्चन आते हैं। तो अभी फटाफट जानते हैं इन सारी चीज़ों को कि देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी दोनों पॉइंट के बीच का डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, इतना पता है। पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, वर्क डन अपॉन में चार्ज, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। वर्क डन अपॉन में चार्ज अगर रखोगे तो तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल के आ जाएगा, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट होता है, V से डिनोट करते हैं। क्वेश्चन आ जाता है कि 1 वोल्ट जितना करंट क्या, कितना, सॉरी 1 वोल्ट कितना होता है। तो हमको पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन मूव करे एक वायर में ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस में बी प्रोड्यूस इन द केमिकल रिएक्शन ऑक्यूरिंग द बैटरी। अब पहले 1 वोल्ट से जानने से पहले जान लेते हैं कि जो एक किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में है वो पोटेंशियल डिफरेंस करने का काम कौन करता है, पोटेंशियल क्रिएट करने का, दैट क्रिएट्स बैटरी, ठीक है। बैटरी ही जो है पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल जो है आपके पास पॉजेस करता है चार्जेस को, ठीक है। ये बातें आप लोग ध्यान से रखोगे। अब देखो 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, अब देख लो 1 वोल्ट जितना कितना होता है ये पोटेंशियल डिफरेंस, तो 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। किसी भी करंट कैरिंग अगर कंडक्टर है, मान लो कि ये कोई भी एक कंडक्टर है, लेट सपोज ये एजी का कंडक्टर है, तो इसमें जो है एक पॉइंट होगा ये वी ए, ये पॉइंट होगा वी बी। अब देखो अगर वो 1 जूल ऑफ वर्क करता है 1 कूलम को चार्ज को मूव करने में, तो वही उसका पोटेंशियल डिफरेंस है। यानी कि 1 कूलम जितना चार्ज को मूव करने के लिए 1 जूल इतना मेहनत करो, तब जाकर के 1 वोल्ट जितना आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। समझ में अगर नहीं आया है तो ये फिर से समझो कि ये एक कंडक्टर है, कंडक्टर में 1 कूलम जितना चार्ज को
पास करने के लिए मुझे करनी पड़ती है 1 जूल जितनी मेहनत, जो कि अगर ये दोनों एक साथ कंसिस्ट करें तो बोलता है कि 1 वोल्ट जितना वर्क किया। 1 वोल्ट को हटा करके आप जूल कूलम इनवर्स भी लिख सकते हो, लेकिन वो स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं होती है, तो हम लोग जनरली वोल्ट ही लिखते हैं, ठीक है। कहीं कहीं जूल कूलम इनवर्स अगर मिलता है किसी बुक में तो आप उसको कंसिडर करोगे एज पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट। ओके, आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी एंड आपको समझ में आ गया होगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स भी है इसमें बीच में, पहले थ्योरी की पोर्शन जो भी थोड़ी थोड़ी है वो कर लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एक कंटिन्यूअस और क्लोज पाथ होता है इलेक्ट्रिक करंट का, जहाँ पे फ्लो कर सकिए। उसमें क्या क्या हो सकता है, एक स्विच लगा देगा वहां पे, एक बैटरी लगेगी जो पोटेंशियल क्रिएट करेगी, एक रजिस्टर लगा देगा, है ना, आर्म मीटर वगैरह लगा देगा, हालांकि उसमें एक बल्ब लगा दो, है ना, ये सारी चीजें। तो ये सारी चीज़ों से एक क्या करता है, एक आपका परफेक्ट सर्किट बन के निकल के आता है। तो सर्किट में जनरली होता ही क्या है कि वो एक क्लोज पाथ है जहां पे क्या करे, करंट फ्लो कर सके इलेक्ट्रिक सर्किट में। अब करंट कैसे फ्लो करते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण। अब देखो सर्किट डायग्राम, सर्किट इज अ सिंप्लीफाइड सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। कंपोनेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, आर्म मीटर हो सकता है, वोल्ट मीटर हो सकता है, रेजिस्टेंस हो सकता है, रजिस्टर्स हो सकता है, पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी हो सकती है वहाँ की, स्विच हो सकता है, प्लग की हो सकता है वहाँ का, गैल्वेनोमीटर हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। आगे चल के दिखाता हूँ मैं कि क्या क्या हो सकता है। मेरे पास पिक्चर एक है, देख लो भाई साहब, क्या है, इलेक्ट्रिक सेल कुछ इस टाइप से दिख रहा है। सेल को बहुत मिला लो तो ये बैटरी बन जाएगी। ओपन और प्लग की इसको बोलते हैं, क्लोज और प्लग की इसको बोलते हैं। इसमें करंट पास होता है, इसमें करंट पास ये नहीं होता है। वायर ज्वाइंट, ये देख सकते हो ज्वाइंट करते हैं वायर को। वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, ये इस टाइप से। इलेक्ट्रिक बल्ब कुछ इस टाइप से रखता है, जिसको हम लोग इस चैप्टर में इस टाइप से बनाते हैं, ठीक है। रजिस्टर्स कुछ इस टाइप से दिखता है। रिहोस्टैट जिसको वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलते हैं वो कुछ इस टाइप से दिखता है। आर्म मीटर ये बनाओ, सर्कल में डालो पॉजिटिव निगेटिव। वोल्ट मीटर के लिए वी बनाओ, पॉजिटिव निगेटिव डालो, बड़े मजे से। आगे मैं आपको कॉम्बिनेशन जब सिखाऊंगा तब वोल्ट मीटर और आर्म मीटर के बारे में आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगी। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा जान लेते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में कि आर्म मीटर और वोल्ट मीटर के बारे में बोलते आ रहे हैं, लेकिन ये आर्म मीटर और वोल्ट मीटर एग्जैक्टली है क्या। सो देखो, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट किस चीज़ को मेजर करना है, तो आपको करंट मेजर करना होता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना होता है। सो अगर करंट मेजर करना है तो करंट के लिए आर्म मीटर का यूज़ करते हैं कि हमारे पास एक सर्किट दे दिया गया। सपोज ये कोई एक सर्किट है, मैं इसमें कुछ ज़्यादा बना नहीं रहा, मान लो ये बैटरी है, यहाँ बल्ब वगैरह लगा दिया या स्विच लगा दिया, ये एक बैटरी। अब मैं बोलूँगा कि सर इसका जो है ना करंट निकाल, सॉरी इसका जो है इलेक्ट्रिक करंट इसमें कितना फ्लो हो रहा है, कितने एम्पियर्स करंट फ्लो हो रहे हैं, कैसे क्या है इसमें, मुझे वो निकाल दीजिए। तो आप बोलोगे सर हम लोग इसमें आर्म मीटर लगाएंगे, वो हमको रीडिंग करके दे देगा, और मैं बोलूँगा हाँ ऐसा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा ही होता है। और हमेशा याद रखना कि आर्म मीटर को जो है सीरीज कनेक्शन करते हैं। अब सीरीज कनेक्शन इसलिए करते हैं क्योंकि सीरीज में जो है करंट एक साथ एक तरह का ही फ्लो होता है, इसीलिए आर्म मीटर को लगाते हैं, ठीक है। आर्म मीटर को इसलिए लगाते हैं सीरीज में क्योंकि करंट जो है हमेशा सेम फ्लो होना चाहिए, सेम फ्लो होता है, जिसके कारण हमको एक करंट का रियल स्टेट हमको पता चलता है, रियल हमको वैल्यू पता चलती है, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस सबसे कम देना, तभी वो अच्छे से मेजर कर पाएगा, नहीं तो अच्छे से मेजर नहीं हो पाता आर्म मीटर का, ठीक है। रेजिस्टेंस इसमें लो रखना, ठीक है। वोल्ट मीटर की बात करें तो हमको अगर मेजर करना है पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज कितना है, घर में बोलते हैं ना वोल्टेज कितना, अगर वोल्ट नापना है तो हमको वोल्ट मीटर का यूज करता है। इसको हमेशा कनेक्ट करो पैरेलल में, क्योंकि इसमें जो है हमेशा हमको पता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिवाइड नहीं होती है इन द केस ऑफ पैरेलल रेजिस्टेंस, है ना, उसमें डिवाइड नहीं होती है पोटेंशियल डिफरेंस। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो जो इसके पास गया ए पॉइंट के पास, अगर पैरेलल में वही बी पॉइंट के पास जाएगा, ऐसा होता है, इसीलिए हम लोग इसको पैरेलल में लगाते हैं। तो अगर इसका हाई रेजिस्टेंस रखोगे ना तो बहुत ही ज़्यादा ये अच्छी रीडिंग करके देगा वोल्ट मीटर। इतना समझ में आ गया। चलो अब इस चैप्टर की जो जान आन बान शान है और इस पे न्यूमेरिकल्स बनते हैं तो उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं, जिसको बोलते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द पोटेंशियल डिफरेंस V across the ends of given metallic wire in an electric circuit is directly proportional to the current flow। समझ में नहीं आया मुझे पता है, चलो एक बार ध्यान से सुनो क्या बोल रहा है ओम्स लॉ। बहुत ही सिंपल सा बात है कि पोटेंशियल डिफरेंस को जिसको V बोलते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I से, काम खत्म। अब क्या करो, पोटेंशियल ये जो तुम्हारा प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, इसको प्रोपोर्शनैलिटी का साइन बोलते हैं, इसको हटाओ, एक कांस्टेंट टर्म लगाओगे और कांस्टेंट टर्म जो आता है वो होता है R, जिसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। आगे जाके अच्छे से बताऊंगा, अभी बस जानो कि कांस्टेंट टर्म जो होता है वो होता है रेजिस्टेंस और वो होता है R। तो V इज इक्वल टू आई आर, क्यों, क्योंकि हमने प्रोपोर्शनैलिटी को हटाया तो हमको निकल के आ गया V इज इक्वल टू आई आर।
आई होप ये तो क्लियर हो ही चुका होगा आप लोगों को अभी तक जो मैंने आपको बता रखा है। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था कि पोटेंशियल डिफरेंस V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था उसमें जो करंट फ्लो हो रहा था। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था I से, तो मैं V का जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी हटाया तो वहाँ पे कांस्टेंट टर्म आ गया, रेजिस्टेंस R वहाँ पे कांस्टेंट आ चुका है। आई होप इतना क्लियर हो गया। तो अभी पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्ट मीटर और ओम्स लॉ के बारे में बहुत कुछ जानते रहेंगे। तो ये तो है एक हमारा न्यूमेरिकल जिसको हम लोग लास्ट बाद में करेंगे, क्योंकि अभी मैंने आपको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में बताया नहीं है, तो आपसे मैं वो पूछ नहीं सकता हूँ, तो इसको बाद में थोड़ा देखते हैं, ठीक है। अब देखो यही है आपका ओम्स लॉ का डेरिवेशन। ओम्स लॉ का डेरिवेशन क्या है, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो v अपॉन में I इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट टर्म को हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं, R जो है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है जो कि रेजिस्टेंस है। किसी भी सब्सटेंस की रेजिस्टेंस क्या होती है, अपनी खुन्नस होती है जो कि उसके अंदर रुकावट पैदा करने की क्षमता होती है। तो किसी भी सब्सटेंस में अगर कोई भी पैदा करने की क्षमता है, रोकने की क्षमता है, किसी भी चीज को, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकने की क्षमता है, वही कहलाता है हमारा R कांस्टेंट। तो v इज इक्वल टू IR। क्लियर। ये IR कहाँ से आया, मैंने आपको प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा करके भी बताया। अब इनवर्स और डायरेक्ट वेरिएशन नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि वो क्लास 7-8 का ही काम था, ठीक। अब भी देखो कुछ चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि VI ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ एंड इट्स एक्सपेरिमेंटल है। देख लो क्या बोल रहा है, देख सकते हो यहाँ पे ये सिंपल सा आपको एक सर्किट दे दिया गया है। यहाँ पे आपको क्या किया गया, पोटेंशियल लगाया गया है इस टाइप से, ठीक है। ये निगेटिव, ये पॉजिटिव टर्मिनल। यहाँ से क्या किया गया, यहाँ पे एक आर्म मीटर लगा दिया गया है, यहाँ पे एक रजिस्टर लगाया गया है और इसको क्लोज किया गया है। ऊपर में एक वोल्ट मीटर, क्योंकि हमको पता है कि वो पैरेलली लगता है, तो यहाँ पे लगा दिया गया इसको, ठीक है। ये कुछ इस टाइप से आपको डायग्राम दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। कुछ इस टाइप से डायग्राम दिया गया है यहाँ पे। करंट का डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है। इस टाइप से कुछ करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है। तो ये ओम्स लॉ का डेरिवेशन VI ग्राफ से जो है आपको इजीली आपको समझ में आ सकता है। तो VI ग्राफ कुछ इस टाइप का ग्राफ होता है कि देखो करंट अगर बढ़ रहा है तो जो है आपका पोटेंशियल भी बढ़ेगा, और पोटेंशियल बढ़ रहा है तो ये करंट भी आएगा। अगर VI ग्राफ देखोगे और उसका अगर लाइन जो है ऐसा स्ट्रेट जा रहा है ना, तो जैसे ही करंट बढ़ेगा तो ये पोटेंशियल भी बढ़ेगा, और पोटेंशियल बढ़ रहा है तो करंट तो अपने आप बढ़ेगा। ये इससे प्रूफ हो जाता है किससे, दैट इज फ्रॉम द ओम्स लॉ से, ठीक है। अब देखो ये देख सकते हो, यही है आपका ओम्स लॉ का VI ग्राफ, इस टाइप से जा रहा है ना। यहाँ पे I को ले लिया या V को दे दिया, ठीक है। अब जो है इसका जो स्लोप है ना, VI ग्राफ का जो स्लोप है वो हमको रेजिस्टेंस निकाल के देता है। इसका जो स्लोप निकालोगे तो tan थीटा जो है आपको, tan थीटा क्या हो जाएगा, दैट इज क्या हो जाएगा P अपॉन में B। तो ये आपको क्या निकाल के देगा, दैट इज आपको इसका स्लोप जो है tan थीटा, इसका जो स्लोप है वो आपको रेजिस्टेंस R निकाल के देगा। यहाँ पे क्या देगा, R निकाल के आपको रेजिस्टेंस देगा। तो ज़्यादा कुछ स्लोप के बारे में जानना नहीं है, हालांकि आप लोग जान सकते हो कि R जो है ऑलवेज इक्वल टू होगा स्लोप। स्लोप को हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, डेल्टा V बाय डेल्टा I से हम लोग फॉर्म कर सकते हैं। यानी कि V अपॉन में I को रखो, सिंपल सा बात है। डेल्टा एक धोखा है, बस यहाँ पे इतना जानो कि V अपॉन में I रखो, आपको यहाँ पे वेरिएबल आपको मिल जाएगा। इस चैप्टर में तो इतना ही जानना है आपको, ठीक है। डेल्टा के बारे में उतना कुछ है नहीं आपके सिलेबस में। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा ज़्यादा चीज़ें डिस्कस करनी है हम लोगों को, क्योंकि हमको आज ये वन गो में चैप्टर को ख़त्म करना है और बहुत अच्छी तरीके से ख़त्म करना है ना। कोई भी टॉपिक को हम छोड़ नहीं सकते। तो रेजिस्टेंस देखिए क्या होता है। रेजिस्टेंस क्या, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट। कहते हैं ना कि जो चीज़ें जो है स्मूथली फ्लो कर रहा है तो उसके रास्ते में कभी ना कभी कांटे आ जाते हैं। तो वही कांटे हैं ये रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कांटे का काम इसलिए करता है क्योंकि देखो इसकी प्रॉपर्टी है कंडक्टर की टू रेजिस्ट द फ्लो, और ये जनरली कंडक्टर में बहुत कम प्रॉपर्टी होती है। वैसे इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर में ये हाई लेवल पे होती है। रेजिस्टेंस रोकने की क्षमता उसमें भर भर के होती है, इसलिए तो करंट ही पास नहीं कर पाता। तो देखो, तो याद रखना एक ऐसी प्रॉपर्टी कंडक्टर में जो रेजिस्ट करे फ्लो ऑफ चार्जेस को, उसके आप अंदर से जाने के लिए, उसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। खुन्नस है, रुकावट पैदा करती है। मान लो कि ये जो है ये यहाँ पे ढेर सारी गाड़ियाँ ट्रैफिक जाम कर रही हैं तो वहाँ से क्या हमारी जो है गाड़ी पास हो पाएगी, ट्रैफिक जाम से नहीं। तो वो जो ट्रैफिक जाम है वही रेजिस्टेंस है, वही रेजिस्टिविटी है, वही उसकी खुन्नस है, वही उसकी क्या है, दैट इज रुकावट पैदा करने की क्षमता है। तो रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट जो है सिस्टम इंटरनेशनल बोलते हैं ओम। ओम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से, ठीक है। ओमेगा, ऐसा ओमेगा से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो 1 ओम क्या होता है भाई साहब, देखो भाई साहब, देखो क्या है 1 ओम। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 इंच ऑफ अ कंडक्टर इज 1 वोल्ट, 2 इंच ऑफ कंडक्टर के बीच का VA और V के बीच का जो डिफरेंस है VB माइनस VA पोटेंशियल डिफरेंस, अगर वो 1 वोल्ट के इक्वल है भाई साहब, तो क्या होगा, द करंट थ्रू इट 1 एम्पियर। अगर वहां पे करंट 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है
देन रेजिस्टेंस जो है कंडक्टर का 1 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि हमको पता है V इज इक्वल टू आई आर। अब हमको V पता है 1, I पता है 1, तो R कितना होगा? पुट करो ना वैल्यू 1/1, तो R तो का तो वैल्यू 1 ही आना है। बड़ा सिंपल है। चलो, तो इसे पता चल गया कि 1 ओम जो कितना इक्वल होता है 1 वोल्ट एम्पियर, 1 एम्पियर के इक्वल होता है। बिल्कुल सही है, ओम्स लॉ से हमने देख ही लिया कैसे होता है। ठीक है, करंट थ्रू रजिस्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस कीपिंग वोल्टेज कांस्टेंट। अगर वोल्ट, याद रखना ओम्स लॉ तभी काम करेगा जब टेम्परेचर वोल्टेज अगर कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट नहीं रहा टेम्परेचर तो ओम्स लॉ वहां पे काम नहीं करेगा। तो याद रखना कि अगर काम कर रहे हो तो एक ही कांस्टेंट टेम्परेचर पे लेके ओम्स लॉ से करोगे काम। ठीक है, तो देखो यही बोलता है कि ये जो करंट है ना आई क्या होता है, जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इस रेजिस्टेंस के। ठीक है, रेजिस्टेंस बढ़ाओगे करंट घटेगा, रेजिस्टेंस घटाओगे करंट बढ़ेगा। साफ सी बात है, इनवर्स वेरिएशन तुमने पढ़ा ही है। तो याद रखना, अगर कीप करते हैं कांस्टेंट वोल्टेज रखते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर रखते हैं, तो करंट जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टर या रेजिस्टेंस के रेजिस्टिविटी के। रेजिस्टेंस इज अ सर्किट अराइजेस ड्यू टू रिडायरेक्शन इन द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये सब मैंने बता रखा है कि उसके मोशन को रुकावट पैदा करने का काम करता है रेजिस्टेंस। ठीक है, नथिंग, वो क्या है? रुकावट पैदा करने की क्षमता है किसी भी सब्सटेंस की। खुद भी हो सकती है, किसी भी सब्सटेंस की खुद रेजिस्टेंस हो सकता है, और किसी भी सब्सटेंस में अलग से रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। तो दो टाइप से कॉम्बिनेशन होता है रेजिस्टेंस का, ये जानना बहुत ही जरूरी है। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। देख लीजिए भाई साहब ध्यान से कि यहाँ सीरीज में एक के बाद एक के बाद एक, यहाँ देख लो, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, पैरेलली कंबाइन कर रहे हैं सब चीजों। तो इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल। इसको क्या बोले हम लोग? रेजिस्टेंस इन पैरेलल। आई होप इतना आपको समझ में आ गया है ना। चलिए, अगर इतना समझ में आ गया तब तो बहुत अच्छी बात है कि आपको अभी रेजिस्टेंस की जो है चीजें क्लियर होनी शुरू हो गई है ना। ये इसको क्या किया? पैरेलली कंबाइन किया, और इसको क्या किया? एक सीरीज में कंबाइन किया, और बोल दिया कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। जरूरत क्या है इन सारी की? तो अब देखो, जहां जो है करंट सेम चाहिए तो आप करोगे सीरीज कॉम्बिनेशन, और जहां करंट जो है सेपरेट डिफरेंट डिफरेंट जाना चाहिए, मान लो आपके घर में होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, ताकि जो है एक अगर सर्किट ब्रेक करे तो सारे सर्किट ना ब्रेक कर जाए। क्योंकि जितनी फैन की रिक्वायरमेंट में है उतनी टीवी की नहीं है, उतनी बल्ब की नहीं है, जितनी आपकी हीटर की रिक्वायरमेंट होगी या फिर किसी भी चीज की, है ना, गीजर की रिक्वायरमेंट में होगी। तो अलग अलग की रिक्वायरमेंट अलग अलग है, तो अगर एक का फ्यूज उड़ा तो सारे के फ्यूज उड़ जाएंगे अगर सीरीज कॉम्बिनेशन किया। एग्जाम्पल सबसे बढ़िया देता हूं आप लोगों को कि दिवाली में जो चाइना बल्ब्स आते हैं उसका होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। एक ब्रेक तो पूरा का पूरा सर्किट ब्रेक। घर में होते हैं बल्ब्स, टीवी, फैन, फ्रिज। अगर बल्ब ब्रेक करता है तो टीवी, फैन, फ्रिज ब्रेक नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसमें कनेक्टेड है पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या याद रखना, अगर इसको जोड़ते हैं ना, इसका जो है सीरीज को जोड़ने का हमेशा है कि अगर आर इक्विवेलेंट निकाला है सीरीज में तो R1 प्लस R2 प्लस R3, बस। ठीक है, अगर इसको निकालना है ना, इसको अगर निकालना है तो क्या करेंगे? रेसिप्रोकल लोगे तुम, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर आपको आर इक्विवेलेंट चाहिए, 1/R इक्विवेलेंट चाहिए ना अगर पैरेलल में, तो आप रेसिप्रोकल लेके सॉल्व करोगे इसको। करंट की जहां तक बात करें तो पैरेलल में करंट सेम रहता है, तो करंट को I1 I2 I3 लेके जोड़ लोगे। इसमें डिफरेंट जाता है वो तुमको खुद से फाइंड करना पड़ेगा कि किसमें कितना कितना गया है। ठीक है, वोल्टेज को इसमें जोड़ दोगे, वोल्टेज का डिफरेंशिएशन यहाँ पे होता ही नहीं है। बाकी सारी चीजें मैंने बता रखा है, और बाकी सारी चीजें आपसे खुद के भी पढ़ने की चीज है। आप नोट्स बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, इट डिपेंड्स अपॉन यू। ठीक है, अब देखो रेजिस्टेंस इन सीरीज और रेजिस्टेंस इन पैरेलल मैंने बता रखा है कि क्या क्या है। ठीक है, बस वो उसी कुछ चीजों को यहाँ बताया गया है। ठीक है, तो इसको ज्यादा हम लोग ध्यान ना देते हुए आगे की नेक्स्ट स्लाइड्स पे बढ़ जाएंगे। आप चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत ही इजी तरीके से यहाँ पे लिख के बताया गया मैंने। तो इलेक्ट्रिक पावर वगैरह के बारे में भी बात कर ही लेते हैं, तो फिर डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स के बारे में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर वगैरह हो गया तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की फॉर गेटिंग, अगर आपको चाहिए सबसे ज्यादा मैक्सिमम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो सारे रजिस्टर को शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज। सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम, यानी कि अगर सीरीज में जो है, सीरीज में आप कॉम्बिनेशन करोगे तो आर इक्विवेलेंट जो है एक इंडिविजुअल इक्विवेलेंट से ज्यादा होगा, और अगर पैरेलल में करते हो तो वही कम हो जाएगा आर इक्विवेलेंट, याद रखना। ठीक है, तो अगर मैक्सिमम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और करंट की वैल्यू चाहिए तो उसको आप क्या करोगे? रजिस्टर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट करोगे। सो ऑल द रजिस्टर्स शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल। जब आपको मिनिमम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए, कम चाहिए ना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की, आपकी खुदनेस कम हो, आपको ज्यादा जरूरत नहीं है, तो उसको क्या करो? पैरेलली कॉम्बिनेट करो। पैरेलल कॉम्बिनेशन करोगे ना तो क्या होगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन से आपको मिनिमम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा, और मैक्सिमम चाहिए तो उसके लिए ऑलवेज रेडी है सीरीज कॉम्बिनेशन।
डोमेस्टिक सर्किट में जो यूज होता है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि अगर सीरीज में किया ना तो एक फेल तो सारा फेल, तो ये नहीं होना चाहिए घरों में, इसीलिए एक फेल तो सारा फेल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एक काम करना बंद करे तो सारे बंद ना करे, इसलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन यहाँ पे किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसको लिख सकते हो, इसका नोट्स बना सकते हो, इसका पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। चलिए, इलेक्ट्रिक पावर है क्या? इलेक्ट्रिक पावर आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर सकते हो, इसकी मे बी पीडीएफ में इसके वीडियो अपलोड होने के बाद मैं कर दूंगा, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक पावर क्या है। द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम और डिस्पैच इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। अब देखो, अब आपके घर में आती है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी आती है आपके घर में, तो आप कुछ ना कुछ वहां पे क्या करते हो, कंजम्पशन करते हो एनर्जी का। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट खाने लगते हो कंजम्पशन के बारे में, नहीं। पंखा चलता है आपका, फैन चलता है, आपकी टीवी चलती है, आपके घरों की अप्लायंसेस जो चलते हैं, तो वो कुछ ना कुछ पावर को कंज्यूम करते हैं, कुछ ना कुछ यूनिट ऑफ बिजली को लेते हैं, कुछ ना कुछ वो इलेक्ट्रिसिटी को लेते हैं, तो वही इंक्लूड होता है इलेक्ट्रिक पावर के अंदर। स्टूडेंट्स, पावर उसी के अंदर तो इंक्लूड होता है, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। चलो, आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक पावर क्या है, कि कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक पावर एक अप्लायंसेस जितना इलेक्ट्रिक पावर को कंज्यूम करेगी, जितना एक इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम करेगी वो कहलाएगा हमारा पावर। और पावर निकालने का फॉर्मूला है V अपॉन में I, या फिर I स्क्वायर अपॉन में R, या फिर V स्क्वायर अपॉन में R, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाओ, यहाँ पे मिस्टेक्स है, इंटू नहीं है होंगी यहाँ पे, ठीक है। ये आप पावर का फॉर्मूला लिख सकते हो कॉपी में बहुत अच्छी तरीके से। ये सारे फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए अगर आपको से न्यूमेरिकल आप अच्छे तरीके से सॉल्व करना चाहते हो। तो आप क्या करोगे, P इज इक्वल टू V अपॉन में I, या फिर लिख सकते हो I स्क्वायर अपॉन में R, या फिर लिख सकते हो V स्क्वायर अपॉन में R। इतना लिख दो, काम हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए, तो अब देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर को जो है उसको वॉट से, इसका जो है वॉट होता है, ऐसा यूनिट जो इलेक्ट्रिक पावर की वॉट होती है। अब 1 वॉट किसके इक्वल होता है, तो 1 वॉट जो है स्टूडेंट्स वो होता है पावर कंज्यूम बाय डिवाइस व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट इज, देखो कुछ नहीं, थ्योरीज को मत समझो, अभी मैं आपको बताता हूँ कि 1 एम्पियर को करंट अगर है फ्लो करवाओगे 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में, तो वहां पे जितना कंज्यूमशन होगा 1 एनर्जी का वही कहलाता है, दैट इज 1 वॉट ऑफ करंट। अब कंजम्पशन कितना होगा, 1 एम्पियर ऑफ करंट, यानी कि 1 एम्पियर ऑफ करंट अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, तो जितना वो कंजम्पशन वहां पे हो रहा है वही कहलाएगा 1 वॉट जितना एनर्जी कंजम्पशन। अब 1 वॉट इज इक्वल टू होता है 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। याद रखना हमेशा इस फॉर्मूले को, 1 वॉट इज इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर जितना करंट। इसको रखोगे आराम से आपको पावर मिल जाएगा, ठीक है। आई होप इतनी निकल गई। अब जो है लार्जर यूनिट्स पे जो है हम लोग वॉट में नहीं लेते हैं, वॉट में लार्जर यूनिट्स पे घरों में हमारी आती है, तो उसमें वॉट्स में नहीं लेते, उसमें हम लोग किलो वाट लेते हैं। और 1 किलो वाट जो है याद रखना, 1 किलो वाट जो है हमारे घर में जो आती है एनर्जी 1 किलो वाट, वो 1000 वाट के इक्वल होती है, वो 1000 वाट के इक्वल रहती है, ठीक है। क्योंकि हम लोग छोटी छोटी बातों, आप देखो इससे जूल वगैरह में चेंज करने आ सकता है, तो वो बातें भी ध्यान रखोगे, आगे मैं बताते रहूँगा, ठीक है। चलिए, अब देखो फिगर बिलो शोज द 3 सिलेंडरिकल, अच्छा ठीक है। अब लगभग तुम्हारा थ्योरी पोर्शन शायद खत्म हो चुका है, तो हम लोग को न्यूमेरिकल पोर्शन ही करना है, ठीक है। तो अब न्यूमेरिकल्स कुछ करते हैं, क्योंकि अभी पावर हो गया, अब एक बचा है आपका जूल्स और हीटिंग, है ना, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ये वाला जो पोर्शन है वो अभी करेंगे, ठीक है। तो वो थोड़ी सी जो जूल्स लॉ है उसको थोड़ा बाद में करते हैं, पहले 2 न्यूमेरिकल्स मैंने यहाँ पे चिपका के रखे हैं, उसको करते हैं सबसे पहले, ठीक है। बहुत ही मस्त न्यूमेरिकल्स हैं, आप लोग से सॉल्व हो जाएंगे। क्या बोला, फिगर बिलो शोज द 3 सिलेंड्रिकल कॉपर कंडक्टर अलोंग विद देयर फेस एरिया एंड लेंथ। मेरा स्क्रीन बस मत देखो, आप जाकर के कॉपी पेन लेके बैठो और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। फिगर जो है, ये फिगर आपको दिखा रहा है 3 सिलेंड्रिकल कॉपर कंडक्टर हैं अलोंग विद देयर फेसेस एरिया और लेंथ आपको दिए हुए हैं। डिस्कस इन द ज्योमेट्रिकल शेप द रेजिस्टेंस विल बी द हाईएस्ट। किसमें जो है रेजिस्टेंस हाईएस्ट होगी, क्या वो 1 में होगी, 2 में होगी, 3 में होगी। तो इसके लिए कुछ ज़्यादा चीज़ें, आपको कुछ खास चीज़ें मैं एक बार बता देता हूँ जो कि आपके काम आएगा। दैट इज, आप याद रखना कि R इज इक्वल टू रो L बाय ए। रो का मतलब होता है दैट इज किसी भी एक पर्टिकुलर रजिस्टिविटी, यानी कि रजिस्टर तो हम अलग से लगाते हैं। अब ये रजिस्टिविटी क्या है, तो रजिस्टिविटी क्या होती है कि एक कंडक्टर की खुद की इलेक्ट्रॉन रोकने की क्षमता कितनी है, वही रजिस्टिविटी कहलाती है, रजिस्टिविटी वही है। तो रो L जो है लेंथ ऑफ कंडक्टर है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को एरिया से डिनोट करते हैं। तो याद रखना, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है।
क्या होता है, सॉरी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कम करोगे तो ठीक है। और रेजिस्टेंस जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर पे, रेजिस्टेंस जो है तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, दैट इज किस चीज पे, लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है तुम्हारा रेजिस्टेंस जो है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है किस चीज के लिए, दैट इज तुम्हारा हो सकता है रेजिस्टिविटी के लिए, ठीक है। तभी देखो रेजिस्टेंस जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था एरिया के लिए, टेम्परेचर के लिए, लेंथ के लिए, क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए, ठीक है। तो इसका जो फाइनल वैल्यू निकल के आता है रो इज इक्वल टू सॉरी आर जो है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए। फॉर्मूला को याद रखना है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने बता दिया, यहाँ पे उधर छूट गया था। मुझे बताओ इसमें से सबसे ज्यादा रेजिस्टिविटी किसकी होगी। आई होप कितना सॉल्व कर लिया, अगर नहीं सॉल्व किया तो मैं एक बार बता देता हूँ। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, लेंथ इसका एल है, इसका ऑफ लेंथ है 2L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। याद रखना ये वही वायर है, ये भी वही वायर है, ये भी वही वायर है, ये भी वही वायर है, सारे एक ही वायर है, लेकिन सबका जो है एक्सपेरिमेंट करके किसी में बड़ा कर दिया गया खींच के, कहीं मोटा कर दिया गया, कहीं पतला कर दिया गया, कहीं ना, ऐसे टाइप से किया। चलो इसको मैं सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो मुझे कमेंट्स में आंसर दे देना। अभी मैं आपको इसे सॉल्व करवाता हूँ। देखो क्या पहले फिगर में जो हमने देखा था वो क्या था हमारा R1, तो R1 को हम लोग लेते हैं रो एल बाई ए, ठीक है। रो एल बाई ए जो है उसका रेजिस्टिविटी। अब R2 देखेंगे उसका फिगर 2 में, तो वो क्या आ रहा है, लेंथ उसका तो 2L है और एरिया जो है हाफ है, तो उसका जो फाइनल जो निकल के आएगा तो 4 रो एल बाई, कैलकुलेशन करके देखो तो 4R1 आ रहा है। तो मिला जुला करके जो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस जो सबसे ज्यादा इसी में है, फिगर 2 में, ठीक है। तो सबसे ज्यादा, सबसे कम किस में, इसमें है, ठीक है, R1 बाई 4 में है ना। कितनी कम रेजिस्टेंस है, क्योंकि लेंथ को भी हाफ कर दिया गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ा दिया गया। जाहिर सी बात है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाते हो तो वहां की जो रेजिस्टिविटी वो कम होती है। कैसे, देख लो, ट्रैफिकल एरिया है तो अगर ट्रैफिकल एरिया में अगर जगह को बढ़ा दो तो ट्रैफिक कम लगेगी, लेकिन वही सकरा एरिया में ज्यादा ट्रैफिक लगता है, आपको पता ही है। चलिए आगे का न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है, इसको तो मैं आप चुटकियों में करना चाहिए, क्योंकि फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। अब इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो कितना हो रहा है आपको निकालने के लिए सबसे पहले R इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, और बस कुछ नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया। तो R इक्विवेलेंट निकालने के लिए आप लोग सबसे पहले करोगे ये और ये का सॉल्यूशन चलो साथ साथ करते हैं। आप पॉज कर सकते हो अगर मेरे साथ सॉल्यूशन नहीं करना चाहते हो, मेरे से पहले करना चाहते हो, या अपनी से ट्रिक लगा के इसको करना चाहते हो, तो मेरे साथ करना चाहते हो तो करो। देखो 3 + 1 R1 + R2, चलो नाम देते हैं R1 R2 R3 R4 R5। अब हमको R इक्विवेलेंट निकालना है इसका, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट इस पॉइंट के लिए मैं बोलूंगा R5 + R4, तो मेरे पास 4 ओम्स निकल के आ जाएगा, ओमेगा से डिनोट करते हैं। चलो तो ये अब डायग्राम मेरा सिंप्लीफाई करके कुछ इस टाइप से आ जाएगा। मान लो ये डायग्राम आप कुछ, चलो लास्ट में सिंप्लीफाई करेंगे। अब मान लो कि ये जो डायग्राम है कुछ ये अब ऐसा नहीं रहा, यहाँ पे एक ही रेजिस्टेंस है जो कि 4 ओम का रेजिस्टेंस है, कुछ इस टाइप से। तो अब ये दोनों एक साथ पैरेलल में, चलो इसका पैरेलल रेजिस्टेंस निकाल के 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/6 + 1/4। एलसीएम लेने पे कितना आ जाएगा देख लो आप, एलसीएम लेकर के, ठीक है। एलसीएम लोगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज, तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो 12 आ जाएगा। तो 6 2 = 12, 4 3 = 12, तो इसका जो 1/R इक्विवेलेंट आ जाएगा 12/5, सॉरी 1/R इक्विवेलेंट नहीं, R इक्विवेलेंट 12/5 आ जाएगा। अब ये कुछ इलेक्ट्रिक सर्किट मेरा ये नहीं रहा, अब कि 6 ओम नहीं, ये 12/5 ओम के इक्वल हो गया। अब सब सीरीज में आ गया तो सबको जोड़ दो 3.6। अब इसको भी मैं क्या करता हूँ, डेसिमल में चेंज कर दूँ, तो 5 2 = 10, 5 4 = 20, 3.6 + 2.4 + 3 ओम, जोड़ के कितना आ रहा है 3 4 2 6 3 9 ओम्स का डिस्टेंस, 9 ओम आ गया। तो अब V इज इक्वल टू IR लगाओ, V कितना है 4.5 इज इक्वल टू 9 × I, तो I जो है आपके पास 2 एम्पियर जितना करंट है यहाँ पे। I कितना है आपका यहाँ पे 2 एम्पियर जितना करंट है, ठीक है। तो यही जो आपके पास फाइनली निकल के आ जाएगा। सॉरी वहाँ पे एक मिस्टेक हो गया था, यस। तो हमने जब 4.5 से हमने क्या किया था, एक मिस्टेक कर दी थी, दैट इज हमने V इज इक्वल टू IR लगाया था ना। तो V कितना था मेरा 4.5 और I मुझे पता नहीं था, R मुझे पता था कितना था 9। तो जब इसको 2 से डिवाइड करोगे तो जब इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो I जो है तुम्हारा 1/2 आएगा, जिसका है 0.5 एम्पियर निकल के आएगा, ठीक है, यही है।
सॉल्यूशन देख सकते हो। अगर तुमको रिटर्न सॉल्यूशन चाहिए तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। जो बातें मैंने बनाई वही बातें को यहाँ भी बताई गई है, ठीक है। चलो, आई होप इतना समझ में आ गया। तो आगे चलते हैं, थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन देख लो। अब जहाँ पे हमने थोड़ा सा छोड़ा था वहीं से हम लोग कंटिन्यू करना चाहेंगे, ठीक है। जहाँ से छोड़ा था वहीं से हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करना चाहेंगे, क्योंकि हमको कंटिन्यू कर 3 टॉपिक्स है ना, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। और जो जूल्स लॉ वगैरह है उसको भी मैं आपके सामने डिस्कस करवा ही देता हूँ, ताकि आपको कुछ प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले तो अभी हम बात कर रहे थे कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की, जब हम लोग थ्योरी पढ़ रहे थे। अभी तो हम बीच में न्यूमेरिकल सॉल्व करने लगे थे ना। तो देखो, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी जो है वो किलो वाट पर आवर होता है। और मैंने आपको बताया था कि जो है हमारा जो ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी है वो वॉट में लेते हैं हम लोग, ठीक है। और जो 1 किलो वाट है, 1 किलो वाट किसके इक्वल था, 1 किलो वाट जो था तुम्हारे स्टूडेंट्स, जो था 1000 वाट के इक्वल, यानी कि 1000 वाट के इक्वल था उस वक्त, ठीक है। तो चलो, इसी पे जो मैं डिस्कशन कर रहा था, तो अब यही बोला है कि हमारे घरों में जो हम लेते हैं वो वाट के हिसाब से एनर्जी नहीं लेते हैं स्टूडेंट्स। हम लोग जो कंजम्पशन करते हैं एनर्जी का, वो करते हैं किलो वाट पर आवर के हिसाब से, कि हमने कितना किलो वाट एनर्जी जो है, या फिर देखो किलो वाट कोई नया नाम दे दिया गया, यूनिट किलो वाट पर आवर को, कितना किलो वाट पर आवर हम एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं उसको यूनिट बोलते हैं, ठीक है। कि 1 यूनिट है, 2 यूनिट है, ऐसे करके, ठीक है। सो 1 किलो वाट आवर क्या होता है कि 1000 वाट को अगर हम क्या करते हैं ना 3600 सेकेंड्स यानी कि 60 मिनट में, ठीक है स्टूडेंट्स, 60 मिनट में कितना कंज्यूम्स कर रहे हैं, ठीक है। 1 किलो वाट क्या होता है कि हम लोग जो है किलो वाट आवर 1000 वाट जितना एनर्जी को, 1000 जितना वाट एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं 3600 सेकेंड्स में क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, जो कि 1 आवर का बात हुआ, ठीक है। इसी को मैंने सेकेंड्स में इसलिए ले लिया गया ताकि क्योंकि उसका ऐसा यूनिट सेकेंड्स होता है, और हमको जूल्स में अगर एनर्जी निकालना है तो हमको पता चले, ठीक है। तो 1 किलो वाट इज इक्वल टू 1000 वाट इंटू 3600 सेकेंड्स किया, तो उससे क्या निकल के आया 1 यूनिट एनर्जी। अगर कहीं 1 यूनिट और 1 किलो वाट आवर लिखा हुआ है तो डरना नहीं है, दोनों एक ही बात है, ठीक है। वो किसके इक्वल हो जाएगा 1 किलो वाट आवर। और 1 किलो वाट आवर को अगर जूल में निकालने देते कभी स्टूडेंट्स, तो याद रखना कि 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। इसको याद कर लो, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, नहीं तो आप समझ भी सकते हो इसमें, लेकिन समझने जैसा कुछ नहीं है, आपको ये याद करना पड़ेगा। दैट इज 1 किलो वाट आवर जो 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल जितना एनर्जी होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो, अब देखो बोला 1 किलो वाट आवर इज द एनर्जी कंज्यूम व्हेन 1 किलो वाट पावर इज यूज्ड इन 1 आवर। अगर 1 किलो वाट आवर 1 किलो वाट जितना एनर्जी को, यानी कि 1000 वाट जितना एनर्जी को अगर 1 घंटे में आप कंज्यूम कर लेते हो, तो बोलेगा उसको क्या 1 किलो वाट आवर, कि मैं जो है 1 किलो वाट आवर यानी कि 1000 वाट जितना एनर्जी को, या 1 किलो वाट या फिर 1 यूनिट जितना एनर्जी को 1 घंटे में कंज्यूम कर रहा हूँ, तो वो क्या कहलाएगा 1 किलो वाट आवर्स। ये क्लियर है। चलो, ये बेसिक टर्म्स थी, आई होप ये क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए, अब देखो नेक्स्ट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है स्टूडेंट, चलिए इसको डिस्कस करते थोड़ा सा। देखो, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलो या जूल्स लॉ, यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले जूल्स लॉ पढ़ने वाले, ठीक है। इस हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, अभी हम लोग इलेक्ट्रिक पढ़ा था। हम हीटिंग इफेक्ट को अगर मैं सिंपली समझाऊं तो ये कोई भी एक कंडक्टर है, या ये एक कोई भी वायर है, जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ उससे प्रोड्यूस हुई हीट। अब हीट क्यों प्रोड्यूस होती है स्टूडेंट्स, तो अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाए, रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। बात भी सही है कि अगर रुकावट पैदा कर दोगे इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट में, तो वहाँ पे क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी तो बनेगी ही नहीं, तो क्या प्रोड्यूस होगा, हीट प्रोड्यूस होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। चलो, अब देखो, व्हेन इन इलेक्ट्रिक करंट पासेज थ्रू अ वायर, वायर गेट हीटेड। कैसे हीट हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो में रुकावट आ जाता है, रेजिस्टेंस आ जाता है, एंड इट टेम्परेचर राइजेस, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे हमने क्या क्या चीजें देखी, एक इलेक्ट्रिक इफेक्ट देख रहा है और एक मैग्नेटिक इफेक्ट अगले चैप्टर में देखेंगे। यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट में क्या देख रहे हैं कि जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पास किया हमने, वहां पे टेम्परेचर राइज कर गया, उसी को बोल दिया हमने हीटिंग इफेक्ट। और क्यों हुआ वो, क्योंकि जो वायर थी, जो कंडक्टर था, उसमें क्या था, बहुत सारे क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स को मूव ना करने वाले एलिमेंट्स थे। तो ये जनरली कंडक्टर के केस में नहीं होता है हीटिंग इफेक्ट। हम लोग जो सेमी कंडक्टर लाते हैं ना, सिलिकॉन, जर्मीनियम, ये सब में हीटिंग इफेक्ट देखने को मिलता है स्टूडेंट्स, ठीक है, क्योंकि उसमें हाइयर रेजिस्टेंस रहता है। चलिए, इतना क्लियर है, तो आगे बढ़ चलते हैं और आगे देखते हैं। थोड़ी सी थ्योरी, शायद ये लास्ट थ्योरी हो गया, और फिर मैं आपको पूरे चैप्टर का क्विक समरी दे दूंगा, ठीक है, ताकि आप अगर कुछ भूले भी हो तो एक लास्ट क्विक समरी में आपको क्लियर हो जाए। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है स्टूडेंट्स, तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोलता है कि हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट फॉर अ गिवन रजिस्टर। नहीं समझ में आया, देखो क्या बोल रहा है जूल जो है वो बोल रहा है कि हीट जो है
अगर हीट प्रोड्यूस होता है किसी भी कंडक्टर में तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके स्क्वायर करंट के, यानी कि कितना करंट जो है, मान लो ये कोई वायर है, इसमें हीट प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, अगर उसका स्क्वायर कर दोगे तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा हीट के। समझ में अभी भी नहीं आया तो फिर एक बार देखो, ये कोई भी एक कंडक्टिंग ट्यूब है या कंडक्टिंग वायर है, इससे क्या किया मैंने, हीट को इलेक्ट्रिसिटी पास करनी शुरू की। अब इलेक्ट्रिसिटी पास करने के दौरान वहां पे क्या हुआ, कुछ हीट प्रोड्यूस हुई। तो हीट प्रोड्यूस हुई तो मैंने बोला कि ये जो हीट है ना, अगर वो करंट का स्क्वायर हम करें तो ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बात है यहाँ पे। ठीक है, तो इसी के साथ साथ देखो और भी कुछ बोलता है कि द रेजिस्टेंस ऑफ गिवन करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो इसीलिए और भी मैंने कहा कि अब देखो ये कैसे हुआ होगा हीट प्रोड्यूस, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस होगी, तो जो हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस के भी। आई होप आपकी समझ में कुछ नहीं आया होगा ये रेजिस्टेंस वाला, मैं फिर से बताता हूँ। मैंने बोला मेटल वायर में या फिर जो भी कंडक्टर है या फिर सेमी कंडक्टर है उसमें हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो हीट क्यों प्रोड्यूस हो रही है, रेजिस्टेंस के कारण। तो मैंने बोला कि हीट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस के भी है और हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट के स्क्वायर के भी इक्वल है। ये सारे समझने वाले टर्म्स है और याद करने वाले टर्म्स है, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल्स में यही काम दी। तो बोलता है द टाइम फॉर विच करंट फ्लोज थ्रू द रजिस्टर देन हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम ऑल्सो। तो बोलता है हीट जो है टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है स्टूडेंट, चलो ये सारी चीजें क्लियर हो गई। तो आगे देखो, तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, इसको याद रखना। अभी मैं आपको आगे जाकर के और भी चीजें बताने वाला। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहाँ कहाँ होता है, तो देख सकते हो लैंप में यूज होता है। ठीक है, अब लैंप में कैसे यूज होता है, तो देखो एक जो वायर यूज होता है जिसको बोलते हैं टंगस्टन। टंगस्टन वायर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ही ज्यादा हाई होता है, तो इतनी ज्यादा में जब करंट पास करेंगे तो वो आइसोलेटेड जोन से पास होगा, तो इट मीन्स कि वहां पे क्या होगा, फिलामेंट ब्रेक ना कर जाए, इसीलिए उसकी रेजिस्टेंस हाई है, तो वहां पे हीट निकल के आती है। अब जो 100 वाट का बल्ब है उसको भी देखा होगा, तो वो उसमें भी हीट प्रोड्यूस होती है। क्यों प्रोड्यूस होती है, ड्यू टू जो है उसमें टंगस्टन या फिर नेक्रोम वायर्स लगे हुए रहते हैं जिसकी जो कैपेसिटी है बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, चलिए आई होप ये समझ में आ गया हो, इतना ज्यादा थ्योरी के पढ़ने के लिए नहीं है। ठीक है, तो इसमें कुछ खास नहीं है, बस वही जो मैंने अभी बताया वही लिखा हुआ है। चलिए फ्यूज के बारे में छोटी सी बातें हैं वो पढ़ लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। फ्यूज क्या होता है, फ्यूज एक ऐसा डिवाइस है जो कि काम करता है आपके पूरे के पूरे प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। घरों में लगा हुआ रहता है ये फ्यूज। जनरली ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है सर्किट और अप्लायंस को बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ एनी अनड्यूली हाई करंट। अगर हाई करंट आ गया ना तो क्या होता है, फ्यूज में गर्मी चली जाती है, अब गर्म होने के कारण वो क्या कर जाता है, ब्रेक कर जाता है, टूट जाता है, जिसके कारण करंट का फ्लो ही रुक जाता है। यानी कि अगर किसी को करंट भी लगने की चांसेस रहते हैं तो वो काफी कम हो जाते हैं, तो उनको थोड़ा ही करंट लगता है, ज्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, तो फ्यूज जो है क्या काम करता है कि वो ऐसा डिवाइस है जो कि बेस्ड है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे, जो कि सर्किट ब्रेक तब कर जाएगा जब क्या होगा, जब हाई करंट उसे फ्लो होना शुरू हो जाएगा उसकी कैपेसिटी से ज्यादा। ये कंसिस्ट करता है किसकी चीज को, एक पीस ऑफ वायर मेड अप ऑफ मेटल, एक एलॉय होता है। एलॉय आपको पता होना चाहिए कि बहुत ज्यादा गुड कंडक्टर नहीं होता है। ठीक है, उसकी मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है। ठीक है, अगर करंट जो है लार्जर चला गया जो उसमें जाना चाहिए था उससे ज्यादा, तो जो टेम्परेचर है फ्यूज का वायर का वो इंक्रीज करेगा और वो फ्यूज मेल्ट कर जाएगा और सर्किट ब्रेक कर जाएगी, सर्किट क्या होगी, ब्रेक कर जाएगी। ठीक है, हालांकि अब ये उतना भी ज्यादा सेफ नहीं था, तो इसका एक न्यू वर्जन लाया गया एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर बोलते हैं इसको। जैसे ही ज्यादा करंट जाता है वो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जो नीचे गिर जाता है ताकि आपको करंट से प्रोटेक्ट कर सके। अर्थिंग वगैरह आपको आता ही होगा आई होप। ठीक है, तो ये हो गया आपका आई होप थ्योरी पार्ट क्लियर। तो थ्योरी पार्ट क्लियर हो गया है, तो एक यहाँ पे मैंने आपको दे के रखा है न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल कर लेते हैं और फिर हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर को रैप अप करने से पहले एक बार समरी देखेंगे। तो देखो थ्योरी में क्या बोल रहा है कि न्यूमेरिकल पोर्शन है ये। ठीक है, तो न्यूमेरिकल में क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर लॉन्ग कॉपर वायर। तब क्या है, आपको रेजिस्टेंस निकालना है। 1 किलोमीटर लॉन्ग कॉपर वायर है जिसका रेडियस 1 मिलीमीटर है, रेडियाई जो है 1 मिलीमीटर है। रेजिस्टिविटी दिया गया 1.72 इंटू 10⁻⁻8 ओम। तो ये जो रेजिस्टिविटी है इसको किसे डिनोट करेंगे, रो, और रिलेशन किस चीज से आएगा, R इज इक्वल टू रो L बाय A, वेयर रो स्टैंड फॉर रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होती है, जो अपनी रेजिस्टेंस होती है किसी भी क्षमता रोकने की, रेजिस्टेंस जो कि हम बाहर से लगाते हैं, लेंथ जो लेंथ ऑफ कंडक्टर है, और एरिया जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, अब देखो आगे, तो क्वेश्चन नंबर ये सॉल्व कीजिए, फिर मैं बी आप पॉज कर सकते हो अभी इसको। बी देखो, ड्रॉ सिस्टमैटिक डायग्राम फॉर क्या बोला है, स्कीमेटिक डायग्राम फॉर सर्किट कंसिस्टिंग बैटरी होगा 4 सेल्स ऑफ 2 वोल्ट,
4 सेल लगाओगे 2 वोल्ट के सर के, एक आम मीटर लगाओगे, की लगाओगे और रजिस्टर लगाओगे 2 ओम का, ठीक है, और 3 ओम का, ठीक है, और सबको कनेक्ट करो सीरीज में वोल्ट मीटर को भी और मेजर करो पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये क्वेश्चन आई होप समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो एक बार रिवाइंड कर लो, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एक बार पॉज करके खुद से भी पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। मैं क्या करता हूँ उसका आपको सॉल्यूशन करवाता हूँ, तब तक तुम खुद से ट्राई करो। देखो बहुत ही इजी था। पहला क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आपको रेजिस्टेंस निकालना था, मैंने बता ही दिया था रो एल बाई ए लगाना। तो रो एल बाई ए जैसे ही लगाया तो आप क्या लगाओगे, एरिया क्या होता है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, अगर रेडियस दिया हुआ हो तब क्या करोगे, रो एल बाय पाई आर स्क्वायर। जैसे ही लगाओगे सब्सटीट्यूट करो वैल्यू, रो का वैल्यू कितना था, रो का वैल्यू था 1.72 इंटू 10⁻⁻³ इंटू 10⁻³ इसलिए करेंगे क्योंकि हमको पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है और लेंथ का जो ऐसा यूनिट है वो मीटर होता है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 10⁻3, ठीक है, इसलिए इसको हम ऐसे लिख रहे हैं। आई होप इतना समझ में आ गया हो। किलोमीटर को हमने मीटर में चेंज किया और उसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया। पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू रखो 3.14, आर स्क्वायर, आर का वैल्यू था 1 इंटू 10⁻³ उसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। अब जैसे ही ये सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास आएगा 1.72 बाय 3.14 जो कि पाई की वैल्यू है, ठीक है, वो पाई की वैल्यू है, इंटू 10 करोगे, सॉरी 10 होगा, तो जो फाइनल आंसर है 5.47 ओम्स, 5.47 ओम्स। ओके, सो दिस इज फाइनल आंसर। नाउ नेक्स्ट थिंग, बी में बोला गया था रेजिस्टेंस बनाने के लिए, तो बहुत ही इजी था, वोल्ट मीटर को यहाँ कनेक्ट कर दिया गया, पैरेलली रेजिस्टेंस को लगा दिया गया यहाँ पे, 2 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे, 3 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे आम मीटर को जो है सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया है, यहाँ पे एक प्लग की लगा दिया गया है, यहाँ पे 3 बैटरी लगाई गई है ना, सॉरी 4 बैटरी लगाई गई है 2 वोल्ट की, है ना, 2 वोल्ट की, तो कितनी हो जाएगी वोल्ट, तो 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8 वोल्ट की फाइनल निकल के आ जाएगी, है ना। चलो फाइन, अगर ये समझ में आ गया तो चलो आगे चलते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन है न्यूमेरिकल ही है, इसको सॉल्व करते हैं। स्टडी द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक सर्किट एंड फाइंड, क्या फाइंड करना है, करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, इस सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओम रजिस्टर, इस 10 ओम रजिस्टर, ये 10 ओम रजिस्टर है, ये 20 ओम रजिस्टर है, ये 3 वोल्ट की बैटरी है। तो अब आपको पता चल गया V इज इक्वल टू आई आर का रिलेशन लगाओ, निकल के आ जाएगा। तो लेकिन यहाँ पे आपको सबसे पहले आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, किसके लिए, करंट निकालने के, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, सीरीज में तो कंबाइन कर दो, तो जो तुम्हारे पास आर इक्विवेलेंट निकल के आएगा वो 30 ओम्स है, और फाइनली जो करंट आएगा वो कितना आ जाएगा 10 एम्पियर, डिवाइड जैसे ही करोगे 10 एम्पियर निकल के आ जाएगा। सेकेंड, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओम रजिस्टर, इसमें कितना गया, हमको पता है कि जैसे ही सीरीज में जो है पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो जाता है, तो इसमें कितना गया वो आप V इज इक्वल टू आई आर से निकाल लोगे, तो V जो है 3 सॉरी V अब आपको पता नहीं है, I आपको पता है कि 10 है, R आपको पता है 10 है, तो V जो है आपका निकल के आ जाएगा, है ना। इसी टाइप से आप करोगे। चलो देख लेते हैं एक फाइनल सॉल्यूशन जो कि इस क्वेश्चन का आया हुआ होगा। तो देख लो यहीं पे जो मैंने बताया था 30 ओम्स का, अच्छा सॉरी ये हम जो है 30 हमने क्या किया था 10 एम्पियर निकाल दिया था, यहीं पे हमने मिस्टेक कर दी थी छोटी सी। देखो वो वहाँ क्या होना था, 30 ओम जैसे ही निकाला था तो V इज इक्वल टू आई आर से क्या निकल जाएगा, 3/30 निकलेगा, तो 1/10 निकलेगा, तो यानी कि इसका आंसर 0.1 निकल के आएगा, थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी एम्पियर, ठीक है, ये फाइनल। अब पोटेंशियल डिफरेंस जो निकालना था तो वही क्या किया हमने, 1/10 V इज इक्वल टू आई आर से निकाल दिया। सारा काम यहाँ पे ओम्स लॉ का है, V इज इक्वल टू आई आर से सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। थोड़े मिस्टेक्स, अगर सिली मिस्टेक्स मेरी तरह नहीं करना, क्योंकि देखना फ्रैक्शन कहाँ पे हो रहा है और डायरेक्ट कहाँ पे करना है, ठीक है, फ्रैक्शन और डायरेक्शन में एकदम ईजी करना है, ठीक है, फाइनल में और लास्ट में देखना ही पड़ता है ना। चलो नेक्स्ट थिंग, अब शॉर्ट समरी है अबाउट द करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में छोटी सी शॉर्ट समरी है। देखो करंट का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कॉल्ड करंट। शुरू में ही बताया कि जितना इलेक्ट्रॉन्स का रेट है, फ्लो है, चार्ज है, वही क्या है करंट। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, इन्फिनिटी से या फिर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पहुंचाना ही पोटेंशियल डिफरेंस है। वोल्ट क्या होता है, जब एक जूल ऑफ वर्क डन होता है कैरिंग कितना, 1 कूलम जितना चार्ज को, देन पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 1 वोल्ट कहलाता है, ये मैंने बता रखा है। वोल्ट मीटर इसी को मेजर करने की इंस्ट्रूमेंट है। आम मीटर करते हैं किस चीज को, इंस्ट्रूमेंट मेजर करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को। इलेक्ट्रिक करंट को अगर मेजर करना हो तो आम मीटर का यूज करते हैं। ओम्स लॉ क्या था, बोला था पोटेंशियल डिफरेंस V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो अब V को I को हटाने, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए रेजिस्टेंस को ले आते हैं जो कि कांस्टेंट टर्म है। यही था हमारा ओम्स लॉ।
रेजिस्टेंस क्या थी? प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस, है ना अपनी तरह। रियोस्टैट क्या था? एक वेरिएबल रेजिस्टेंस जिसमें कंपोनेंट यूज होता है, रेगुलेट होता है करंट करने के लिए विदाउट चेंजिंग द सोर्स ऑफ वोल्टेज। विदाउट चेंज करो सोर्स ऑफ वोल्टेज को और रेगुलेट कर सकता है करंट। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस एंड दिस इज आई थिंक लास्ट पेज और इसी पे हम लोग एंड करेंगे वीडियो को, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी क्या होता है? रो क्या होता है? डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय क्यूब ऑफ मटेरियल, यानी कि अपनी मटेरियल की खुद की रेजिस्ट करने की कितनी प्रॉपर्टी है वही कहलाती है रेजिस्टिविटी, जिसको रो से डिनोट करते हैं, इसको रो बोलते हैं, ठीक है। ऑफ साइड 1 मीटर व्हेन करंट फ्लोज परपेंडिकुलर टू अपोजिट फेसेस, कब होता है? परपेंडिकुलर फेसेस होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फ्यूज मैंने बता रखा है कि सेफ्टी वाइज जो कि प्रोटेक्ट करता है हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को। इलेक्ट्रिक पावर क्या थी? रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूम, कितने मिनट में, तो वो क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक पावर। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट क्या कहलाता है? अगर एक इलेक्ट्रिक सर्किट में प्योरली रेजिस्टिव और सोर्स ऑफ एनर्जी जो है कंटिन्यूअली गेस्ट जैसा, देखो इतना मत थ्योरी पढ़ो, देखो ध्यान से समझो। हीटिंग इफेक्ट क्या था? वायर से हमने पास किया इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रिसिटी को, तो वहां पे रेजिस्टिविटी होने के कारण प्रोड्यूस हुई हीट, वही कहलाया हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आई होप इतना समझ में आ गया हो। रेजिस्टिविटी क्या थी? अपनी खुदनेस थी। इलेक्ट्रिक फ्यूज जो कि सेफ्टी डिवाइस था। इलेक्ट्रिक पावर जितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है कोई भी अप्लायंस। हीटिंग इफेक्ट क्या था? दैट इज नथिंग बट एनर्जी क्या हो रहा था वहां पे? हीट प्रोड्यूस हो रहा था, ठीक है। चलो नेक्स्ट थिंग एंड ओके, सो फॉर दिस वी आर इन द एंड ऑफ दिस वीडियो and I hope you have enjoyed this video and you have learned something new from this, and I hope you are doing well in your examination, in your test, and we are helping you too. Okay, so this is the class 10 turn 2 video, one shot video for the electricity, जिसमें मैंने आपको न्यूमेरिकल्स भी करवाए हैं, आपको सर्किट बनाना भी सिखाया और काफ़ी सारी चीज़ें। तो इसके साथ हम आज का वीडियो एंड करेंगे। अगले NTSC की प्लेलिस्ट आप चेक करिए, उसमें आपको NTSC की वीडियोस मिलेंगी और ये वीडियोस आप टर्न 2, ठीक है।